माननीय सदस्यों ने श्री मनोज कुमार पारस जी, श्री पंकज पटेल जी, श्रीमती पूजा जी ने जो मुद्दा यहाँ पर उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और संवेदनशील भी। लेकिन माननीय सदस्यों को इस माननीय सदन में सही तथ्य भी रखने चाहिए। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन सदन की गरिमा और उसकी मर्यादा को भी ध्यान में रख करके तथ्यपरक बातों को अगर सदन में रखेंगे तो इससे सदन की भी और माननीय सदस्य की भी गरिमा बढ़ेगी। बेरोजगारी एक चुनौती है देश के सामने, दुनिया के सामने, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए भी। 25 करोड़ की आबादी हमारे राज्य की है। इस 25 करोड़ की आबादी में 56 से 60% आबादी ऐसी है जो वर्किंग फोर्स है, एक कार्यशील है, युवा है। यानी अगर आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा राज्य भी है, और उस राज्य के उन युवाओं को ध्यान में रख करके सरकार ने कार्य किए, कदम उठाए। अभी पिछले सत्र में हमारी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को पारित करने का कार्य किया है, जिससे प्रदेश के सरकारी जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां प्राप्त हो सकें और उनमें आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन किया जा सके। यहां पे जो तथ्य रखे जा रहे हैं और जो रखे गए हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, वे वास्तव में जो आंकड़े हैं वे तथ्यपरक नहीं हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात है, तो यह कहना 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं जारी हुए हैं, मैं उनको बड़े सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा कि 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी जारी हुए हैं। वे सभी 4 वर्षों से स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। उससे भी पहले 68,500 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया, क्योंकि उस समय बीएड को एनसीटीई ने उस परीक्षा के योग्य नहीं माना था, तो उस समय बीटीसी के इतने अभ्यर्थी हमारे पास नहीं थे, और जिसमें केवल 42,000 शिक्षकों की भर्ती हो पाई थी। 42,000 शिक्षकों की भर्ती वे भी आज स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उन सबको भी नियुक्ति पत्र जारी हुआ और सभी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने, पिछली सरकारों ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया था और शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में भर्ती किया था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें खारिज करके उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश किया था। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें एक निश्चित मानदेय पर प्रदेश के अंदर रखा है। वे सभी शिक्षा मित्र भी यथावत कार्य कर रहे हैं और उन्हें वेटेज देकर के इस भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया था। जो माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा थी उसके अनुरूप उस पर कदम भी उठाए गए। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा और उच्चतर शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा संपन्न की जा चुकी है, पहले ही संपन्न की जा चुकी है।
अब शिक्षा के सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक या चिकित्सा शिक्षा, इन सब से जुड़ी हुई समग्र शिक्षा को लेकर के अब एक नया चयन बोर्ड, शिक्षा चयन बोर्ड बनाने की बन करके तैयार है और वह आगे की अध्याचन विभिन्न विभागों से मांग करके नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। 12 से 17 के बीच में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वह 19% से अधिक था और आज ओझा जी ने स्वयं कहा है कि 2.4 है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं। तीसरा, सरकार ने रोजगार सृजन के लिए भी रोजगार मेले लगाए हैं, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जगह जगह रोजगार मेले लग रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। आज के दिन पर जब रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट इस बात को कहती है कि दुनिया के, अब भारत के अंदर उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, बैंकों से लेन देन जिस राज्य का सर्वाधिक है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशियो है आज के दिन पर, जब हम लोग आए थे तब यह 45 से कम था, 44 के आसपास था। आज यह 60% है। यह दिखता है कि अगर 100 रुपया जमा हो रहा है तो 60 रुपया यूपी के अंदर ही, यूपी के नौजवानों को, यूपी के बेरोजगारों को और यूपी के ही व्यवसायियों को यूपी के अंदर अपना रोजगार की सृजन करने, यूपी में नए रोजगार को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग इसके माध्यम से 60% से ऊपर आज के दिन पे यूपी का सीडी रेशियो है, ये बढ़ाने की आवश्यकता है। हम मानते हैं इसको 75% से ऊपर होना चाहिए भी, लेकिन हमें विरासत में क्या मिला था? 44%, 45% से भी कम मिला था। प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर, जो रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम है, मृत प्राय सा हो गया था। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने लाखों नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार सृजन के अवसर भी उपलब्ध करवाए हैं। कृषि सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए हैं, जो सुविधाएं मिली हैं, किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम किया गया है। प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी ला करके पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। खेती के विविधीकरण की दिशा में जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम हैं, 23 लाख हेक्टेयर भूमि को जो अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, इसने किसानों की आमदनी को बढ़ाया है। और उद्योग कैसे चलने चाहिए, चीनी उद्योग इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है। यह उत्तर प्रदेश जिसको आप चीनी उद्योगों का बेच रहे थे, तबाह कर रहे थे, बंद कर रहे थे, आज 120 चीनी मिलें अकेले उत्तर प्रदेश चला रहा है। और उनमें से 100 चीनी मिलें ऐसी हैं, उनमें से 100 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर अपना गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। जो बाकी 20 चीनी मिलें हैं उन पर भी एक दबाव है कि भाई आप भी इस प्रक्रिया के साथ जोड़िए। लगभग हर चीनी मिल अपने से इथेनॉल प्लांट को भी जोड़ रहा है, सीबीजी के नए प्लांट लग रहे हैं। और आज के दिन पर देश के अंदर सबसे अधिक कंप्रेस्ड बायोगैस के सबसे अधिक प्लांट लगाने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक रोजगार और सबसे अधिक नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। लेकिन इस दिशा में और भी कदम बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं फिर से अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि सदन में आकर के मुद्दों को रखें, लेकिन तथ्यों के साथ अगर रखेंगे तो इसमें उनकी गरिमा भी बढ़ेगी और उनका सम्मान भी बढ़ेगा। उनके जो मुद्दे थे, मुद्दा उचित है लेकिन तथ्यहीन थे। यहां पे जो तथ्य रखे जा रहे हैं और जो रखे गए हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, वे वास्तव में जो आंकड़े हैं वे तथ्यपरक नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात है
जो कहना 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं जारी हुए हैं, मैं उनको बड़े सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा कि 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी जारी हुए हैं। वे सभी 4 वर्षों से स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। उससे भी पहले 68,500 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया, क्योंकि उस समय बीएड को एनसीटीई ने उस परीक्षा के योग्य नहीं माना था। तो उस समय बीटीसी के इतने अभ्यर्थी हमारे पास नहीं थे, और जिसमें केवल 42,000 शिक्षकों की भर्ती हो पाई थी। 42,000 शिक्षकों की भर्ती हुए भी आज स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उन सबको भी नियुक्ति पत्र जारी हुआ और सभी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने, पिछली सरकारों ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया था और शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में भर्ती किया था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें खारिज करके उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश किया था। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें एक निश्चित मानदेय पर प्रदेश के अंदर रखा है। वे सभी शिक्षा मित्र भी यथावत कार्य कर रहे हैं और उन्हें वेटेज देकर के इस भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया था। जो माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा थी, उसके अनुरूप उस पर कदम भी उठाए गए। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा और उच्चतर शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा संपन्न की जा चुकी है, पहले ही संपन्न की जा चुकी है। अब शिक्षा के सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक या चिकित्सा शिक्षा, इन सब से जुड़ी हुई समग्र शिक्षा को लेकर के अब एक नया चयन बोर्ड, शिक्षा चयन बोर्ड बनाने की बन करके तैयार है और वह आगे की अध्याचन विभिन्न विभागों से मांग करके नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अकेले शिक्षा विभाग में ही 1,60,000 से अधिक भर्तियां हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर की हैं और 1,60,000 भर्तियां वे हैं जो पिछली सरकार की बदनीयती के कारण भरे नहीं जा चुके थे। और पिछली सरकार किसकी है, मुझे लगता है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। 2012 से 17 के बीच में जो लोग सत्ता में प्रदेश में थे, 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में एक बात बार बार आती है, जिसकी चर्चा यहां पे कल श्री संग्राम सिंह यादव जी भी कर रहे थे और अभी श्री पूजा जी भी कर रही थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। अनुसूचित जाति 21% आरक्षित, उनके लिए जो आरक्षण की सीमा 21% है और 21% में 12,000 पद उनके लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन भर्ती हुई है 14,000 से अधिक। ये चीजें क्या दिखाती है कि अपनी योग्यता और मेरिट से जो लोग आगे बढ़े हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में लेकर के वहां का लाभ दिया गया है। जनरल के लिए जो पद आरक्षित थे, जनरल के लिए जो पद थे 34,500, जनरल की भर्ती हुई है मात्र 20,000। ये उन सब की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो इनके नाम पे राजनीति करके अपनी रोटी सेकने का कार्य करके समाज में बंटवारे की खाई को